परिवारवाद की पराकाष्ठा। आम आदमी पार्टी के नेताओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई नहीं बैठा। अरविंद केजरीवाल के जेल जाते ही उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठती है। यह आम आदमी पार्टी के नेताओं को बेइज्जत करने जैसा है। दिल्ली वाले केवल आप समर्थक आजकल बड़े परेशान हैं। जब से सुनीता भाभी ने कहा है कि आप आंखें बंद करके कल्पना करिए कि केजरीवाल आपके आसपास ही है, तब से लोगों को डरावने सपने आ रहे हैं। अब इसका इलाज तो किसी मोहल्ला क्लिनिक में तो होगा नहीं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो यह संगठन इस समय गठन के बाद अभी तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आपके 12 साल के कार्यकाल में पहली बार ऐसा समय आया है जब पार्टी के मुखिया ही गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके जल्द ही बाहर आने की संभावना भी नहीं दिख रही है। कार्यकर्ताओं का मनोबल इसी मामले में पहले से जेल में बंद पार्टी के 2 बड़े नेताओं के कारण भी टूट रहा है। उन्हें इस बात का एहसास है कि सीएम भले ही कह रहे हो कि जल्द जेल से वापस आ जाएंगे, मगर उन्हें इतना आसान नहीं लग रहा। जेल से केजरीवाल सरकार चला भी पाएंगे और कितने दिन चला पाएंगे यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही पार्टी की उम्मीद है। हालांकि वह पार्टी को एकजुट बनाए रखने के लिए मैदान में उतर चुकी है, मगर अब 31 मार्च को वह पहली बार किसी राजनीतिक मंच से अपना भाषण दे सकती है। सुनीता केजरीवाल मंच से बोलने की पिछले कुछ दिनों से तैयारी कर रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी के मामलों में उनकी सक्रियता बढ़ चुकी है। अरविंद केजरीवाल का संदेश लेकर 3 बार लोगों के सामने आ चुकी है। 31 मार्च को इंडी गठबंधन की रामलीला मैदान में लोकतंत्र को बचाने के लिए महारैली है। इस रैली में पहली बार उनका भाषण हो सकता है। इसी रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन से 2011 में अरविंद केजरीवाल को बड़ा मंच मिला था। दरअसल अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में सुनीता केजरीवाल ही है जिनके नाम पर पार्टी एकजुट है। पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में वे अपनी सक्रियता बढ़ाए। इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी की योजना सीएम की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर जनता से सहानुभूति लेने का लक्ष्य है। इसे सुनीता केजरीवाल के माध्यम से ही बेहतर ढंग से उठाया जा सकता है। वे अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाते हुए 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार 3 बार ऑनलाइन प्रेस वार्ता कर चुकी है। अब 31 मार्च को होने जा रही महारैली के लिए आप पूरी ताकत लगा रही है। आप सूत्रों की माने तो सुनीता केजरीवाल को राजनीतिक तौर पर लॉन्च करने का और बेहतर तरीका नहीं हो सकता। वह इस मंच के माध्यम से जनता की सहानुभूति हासिल करेगी। इसके माध्यम से केंद्र पर हमला करते हुए अपनी पार्टी का एजेंडा भी रखेगी। यह रैली वैसे तो इंडी गठबंधन के बैनर तले हो रही है, मगर आप इसे सफल बनाने के लिए मुख्य रूप से अपनी जिम्मेदारी ही मान रही है, क्योंकि यह रैली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के ठीक बाद हो रही है। क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली के उपराज्यपाल दफ्तर ने कहा कि यौन शोषण के एक मामले में कार्रवाई पर सीएम अरविंद केजरीवाल कोताही बरत रहे हैं। एलजी दफ्तर ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने 14 फरवरी से रोहिणी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने संबंधी फाइल रोक रखी है। इस मेडिकल कॉलेज में छात्राओं के यौन शोषण की बात सामने आई थी। एलजी विजय सक्सेना के दफ्तर ने गुरुवार 28 मार्च 2024 को एक प्रेस रिलीज में कहा, जहां एक और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में कथित यौन उत्पीड़न को लेकर लगातार हंगामा करते हुए इसके प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रिंसिपल के तबादले की फाइल सीएम केजरीवाल ने पिछले 45 दिनों से दबाकर रखी हुई है। एलजी दफ्तर ने बताया कि 20 मार्च 2024 को सौरभ भारद्वाज ने एलजी विनय सक्सेना को एक पत्र लिखकर इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ईश्वर सिंह को हटाने संबंधी मांग की थी। भारद्वाज ने आरोप लगाया था कि प्रिंसिपल ने उन छात्राओं का सहयोग नहीं किया जिन्होंने एक प्रोफेसर के विरुद्ध यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था। प्रिंसिपल ने छात्राओं से मामला दबाने और इसे न उठाने की बात की थी। एलजी दफ्तर ने कहा कि सीएम केजरीवाल
केजरीवाल को इस संबंध में मार्च माह में ही ईश्वर सिंह की फाइल पर एक्शन लेने के लिए 2 बार कहा जा चुका है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह फाइल 14 फरवरी 2024 से ही एलजी दफ्तर में लटकी हुई है। एलजी दफ्तर ने कहा कि सीएम केजरीवाल उस कमेटी के चेयरमैन हैं जो कि ऐसे अफसरों के खिलाफ एक्शन लेती है, लेकिन वह कार्रवाई नहीं कर रहे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मामले में कहा कि जिस फाइल में ईश्वर सिंह का नाम है उसमें 17 अधिकारियों के तबादले और तैनाती संबंधी दस्तावेज है। यह एक रूटीन फाइल है और इसमें यौन शोषण संबंधी बातों का जिक्र नहीं किया गया था। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। एमबीबीएस का कोर्स कर रही 13 छात्राओं ने प्रोफेसर सलीम शेख पर शारीरिक शोषण और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। घटना 31 जनवरी 2024 की थी, लेकिन मामला धीरे धीरे सामने आया। आरोप था कि सलीम शेख ने छात्राओं से वाइवा के दौरान छेड़छाड़ की। उस समय 2 छात्राओं ने सलीम के खिलाफ शिकायत दी थी। बाद में अन्य छात्राओं ने भी आकर कहा था कि सलीम शेख ने उनके साथ भी बदसलूकी की थी। इन आरोपों के बाद आखिरकार 22 फरवरी 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर सलीम शेख के खिलाफ पुलिस में शिकायत हुई थी। शिकायत पर 13 एमबीबीएस छात्राओं के हस्ताक्षर थे। इसके अलावा इस मामले में सलीम शेख के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने कहा था, हम यह जगह संदेश खाली नहीं बनने देंगे। सलीम शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गौरतलब है कि सीएम केजरीवाल इस समय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में हैं। उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका डाल रखी है। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को तमाम विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करने का सियासी फायदा क्या मिला, यह बात चुनावी नतीजे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। यूपी से लेकर बिहार और महाराष्ट्र तक कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ घटक दलों ने बड़ा खेल कर दिया है। इतना ही नहीं, दूसरे दलों से कांग्रेस में आए दिग्गज नेताओं को मनचाही सीट भी नहीं मिल रही है। इसके चलते उनका भविष्य अधर में लटक गया है। जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थाम रखा है। कन्हैया 2019 में बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। आरजेडी ने पिछले चुनाव में उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारा था, लेकिन इस बार यह सीट लालू यादव ने लेफ्ट को दे दी है। कांग्रेस के हिस्से में यह सीट आती तो कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में एक बार फिर से ताल ठोक सकते थे, लेकिन अब लेफ्ट के खाते में चली गई है। बिहार में कांग्रेस के लिए आरजेडी तो यूपी में सपा सियासी अड़चन बन गई है। उसी तरह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना उसके सियासी राह में बड़ी बाधा बनी हुई है। कांग्रेस दूसरे दलों से आए नेताओं के जरिए सियासी बुलंदी हासिल करना चाहती थी, लेकिन वक्त और गठबंधन की सियासी मजबूरी उसकी राह में रोड़ा बन गई है। ऐसे में कांग्रेस कैसे अपना सियासी आधार बढ़ा पाएगी? माना जा रहा है कि यूपी और बिहार में कांग्रेस की सियासी जमीन पर ही सपा आरजेडी खड़ी है। लालू यादव और अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर कांग्रेस उभर गई तो फिर उनके लिए सियासी राह मुश्किल हो सकती है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला है। वे बिहार की बेगूसराय सीट से टिकट पाने की रेस में सबसे आगे थी। कन्हैया बिहार के बेगूसराय में जन्मे हैं। उन्होंने 2015 में जेएनयू छात्र संघ चुनाव जीता था। 2016 में उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कन्हैया कुमार के गृह जिले बेगूसराय से लेफ्ट प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। कन्हैया 2019 के चुनाव में बेगूसराय से ही लड़े थे, लेकिन हार मिली थी। 2019 के चुनाव में कन्हैया लेफ्ट के टिकट पर लड़े थे। उन्हें बीजेपी के गिरिराज सिंह ने शिकस्त दी थी। कन्हैया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सीपीआई से ही की थी। 28 सितंबर 2021 को उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कन्हैया कांग्रेस के युवा नेता है। उन्होंने जब पार्टी ज्वाइन की थी तब लग रहा था कि वो बिहार में कांग्रेस को फिर खड़ा कर सकते हैं। कांग्रेस ने उन्हें पिछले साल 2023 में यूथ विंग एनएसयूआई का एआईसीसी इंचार्ज बनाया था। दिसंबर 2020 में रुचि गुप्ता के पद छोड़ने के बाद से
NSUI के AICC प्रभारी का पद खाली पड़ा था। कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लिया था। कांग्रेस उन्हें देश के युवाओं से जुड़ने वाले चेहरे के रूप में देखती है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। याददाश्त बनाम याददाश्त है। एक अपने दिल्ली के ठग हैं जिन्हें अपने दोनों मोबाइल फोन का पासवर्ड याद नहीं, और दूसरी तरफ गालीबाज मैडम हैं जिन्होंने अपना पासवर्ड आलू प्याज की तरह बांट रखा है, जिससे उन्हें पता ही नहीं चलता कि उससे किसने क्या लिख दिया। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अपनी विवादित टिप्पणी पर सुप्रिया श्रीनेत को कांग्रेस पार्टी ने सजा दी है। महाराजगंज से टिकट काटकर एक नसीहत दी गई है कि अपने मुख्य काम सोशल मीडिया पर ध्यान दें। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बनी अभिनेत्री कंगना रनौत पर गलत टिप्पणी कर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अब फंस गई है। कंगना पर आपत्तिजनक कमेंट करने पर सुप्रिया को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अब कांग्रेस पार्टी ने भी उन पर सख्ती बरती है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पिछले दिनों एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के चलते चर्चा में आई थी, जिसके चलते खूब विवाद हुआ था। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। अब कांग्रेस ने सुप्रिया को उनके विवादित पोस्ट के चलते सजा दी है। सुप्रिया को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से किए गए गलत पोस्ट पर उन्हें सख्त संदेश दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुप्रिया को उत्तर प्रदेश के महाराजगंज सीट से मैदान में उतारा गया था। वे भाजपा के पंकज चौधरी से हार गई थी। इस बार कांग्रेस ने यहां से सुप्रिया की जगह वीरेंद्र चौधरी को टिकट दिया है। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने सुप्रिया से कहा कि वे सोशल मीडिया को लेकर दी गई अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दें। टिकट काटे जाने पर सुप्रिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया हेड के अपने जॉब पर ध्यान देना चाहती हूं। मैंने पार्टी से कहा था कि मुझे चुनाव में नहीं उतारा जाए। मैंने अपनी जगह दूसरे उम्मीदवार को महाराजगंज से उतारने का सुझाव दिया है। सोमवार को सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम पेज पर हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था। कंगना की एक तस्वीर लगाई गई थी। इसके साथ लिखा गया था कि अभाव चल रहा है, मंडी में कोई बताएगा। इसके बाद विवाद शुरू हो गया था। बाद में सुप्रिया ने सफाई देते हुए कहा था, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आपत्तिजनक पोस्ट किया है। मुझे जैसे ही पता चला मैंने पोस्ट हटाया। जो भी लोग मुझे जानते हैं वे जानते हैं कि मैं कभी भी किसी महिला के प्रति व्यक्तिगत और गलत टिप्पणी नहीं कर सकती। मैं जानने में जुटी हूं कि यह कैसे हुआ है। भाजपा ने इस मामले में चुनाव आयोग से सुप्रिया के खिलाफ शिकायत की है। इस मामले को महिला आयोग ने भी संज्ञान में लिया है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपति भवन में 30 जनवरी को सरकार द्वारा चयनित हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार शनिवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने इस बार भारत रत्न के लिए जिन हस्तियों को चुना है उनमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक आडवाणी के स्वास्थ्य के कारण उनके परिजन यह सम्मान ग्रहण कर सकते हैं। संभावना है कि राष्ट्रपति अगले दिन उनके आवास पर जाकर उन्हें सम्मानित करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करेगी। वयोवृद्ध भाजपा नेता के स्वास्थ्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी कई महीनों से किसी सार्वजनिक या निजी कार्यक्रम में नहीं दिखे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी वो स्वास्थ्य कारणों से अयोध्या नहीं जा पाए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उनके घर पर ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न से नवाजेगी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी वहां मौजूद रहेंगे।
इसके लिए रविवार की तारीख मुकर्रर की गई है। लाल कृष्ण आडवाणी मात्र 14 वर्ष की उम्र में 1941 में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए थे। 1951 में उन्हें जनसंघ ने राजस्थान में संगठन की जिम्मेदारी सौंपी और 6 वर्षों तक घूम घूम कर उन्होंने जनता से संवाद बनाया। 1967 में दिल्ली महानगर पालिका परिषद का अध्यक्ष चुने जाने के साथ उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा। लाल कृष्ण आडवाणी का सार्वजनिक जीवन 7 दशकों से भी अधिक का रहा है। 96 वर्ष की उम्र में वो लिखने पढ़ने में रुचि रखते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा में गांधीनगर और नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं उन्हें दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी चुना गया था। 3 बार उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली। जब उन्हें भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई तब वो काफी भावुक हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू थे। वहीं 29 मार्च को कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनके परिवार इन दिवंगत हस्तियों की जगह यह सम्मान ग्रहण करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलना इसलिए भी विशेष है क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन में उनका अतुलनीय योगदान है। उनकी ही रथ यात्रा के बाद यह आंदोलन जन आंदोलन बना था। उन्हें बिहार में लालू यादव की सरकार ने गिरफ्तार करवा दिया था, जिसके बाद केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में? अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।